Hey buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video। तो गाइज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि WWE के जो रेसलर्स हैं वो कितना अर्न करते हैं, कहाँ से अर्न करते हैं। अब आप में से काफी लोगों को पता होगा कि उनके कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्या उनकी सैलरीज वगैरह हैं, बट यहाँ पर हम सिर्फ सैलरीज की बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि सैलरी से हटकर WWE के रेसलर्स कहाँ से अर्न करते हैं और कितना वो अर्न करते हैं और पूरे साल कितनी उनकी कमाई होती है इन टोटल। तो यहाँ पर डिटेल में हम बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो वीडियो को देखना पूरे एंड तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आई नो आपको WWE बहुत ही ज्यादा पसंद है और यहाँ पर आपको रेगुलर WWE की न्यूज अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करेंगे अब इस वीडियो को बिना और टाइम वेस्ट करे, तो फिर बैठो गाड़ी में, चलते हैं राइड पे। तो पहले तो यार मैं आपको बेसिक चीजें क्लियर कर देता हूँ कि रेसलर्स की अर्निंग जो है ना वो सेम नहीं होती है। हर रेसलर की अलग अलग अर्निंग होती है और रेसलर्स की 3 कैटेगरी होती है, मतलब 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं जो कि बिल्कुल ही छोटे रेसलर्स होते हैं, जो कि कभी कभी आपको शोज पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद हो गए मिड कार्ड वाले रेसलर्स जो कि हमें हर हफ्ते देखने को मिलते हैं, बट उनको बुकिंग वैसे ही मतलब मिड कार्ड वाली मिलती है। और उसके बाद होते हैं मेन इवेंटर्स, जिनको आप मेन इवेंट में देखते हो, बड़ी बुकिंग में देखते हो, तो वो होते हैं मेन इवेंट वाले रेसलर्स। तो 3 कैटेगरी में ये रेसलर्स जो है वो डिवाइड किए जाते हैं। और उसके बाद जो इनको पैसे मिलते हैं वो इनकी कैटेगरी के हिसाब से नहीं मिलते हैं, वो इनको पैसे मिलते हैं इनकी वैल्यू के हिसाब से। यानी कि रेसलर्स की क्या वैल्यू है मार्केट में, उसकी क्या वैल्यू है, उसके हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। चाहे वो उसकी सैलरी ले लो, चाहे वो उसका बोनस ले लो, वो सब डिपेंड करेगा कि उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है और लोग उसको कितना देखना चाहते हैं। अब जो रेसलर्स हैं वो अर्न करते हैं 3-4 जगह से। पहले तो वो अर्न करते हैं अपनी सैलरीज, जो कि उनका आप कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के में जितनी भी अमाउंट उनको लिखी होती है वो उनको मिलती ही मिलती है। इसके अलावा वो अर्न करते हैं मर्चेंडाइज से, यानी कि जो भी उनके मर्चेंडाइज के अंदर होता है, जैसे कि उनकी टी शर्ट हो गई या फिर उनके हुडीज हो गए या फिर उनके मग्स हो गए या कुछ भी मतलब छोटी मोटी चीजें जैसे कि रिंग वगैरह हो गई साशा बैंक की। तो इस तरीके से कुछ भी मतलब चीजें जो भी उनकी मर्चेंडाइज में आती है जो कि उनके नाम से होती है, उस मर्चेंडाइज की जितनी भी टोटल सेल होती है, जितना भी WWE उससे रिवेन्यू कमाती है, उसका 25% उस पर्टिकुलर रेसलर को जाता है जिसके नाम से वो बिकती है। लाइक फॉर एग्जांपल रोमन रेंस के नाम से जो टी शर्ट या फिर जो मग्स या जो भी चीजें हैं उनके नाम से, या फिर जिसमें उनका नाम फीचर है या फिर जिसमें उनका कैरेक्टर फीचर है, उन सब की जितनी ज्यादा सेल होगी, जितना ज्यादा पैसा उन चीजों से आएगा, उसका टोटल में से 25% रोमन रेंस को मिलेगा। जैसे कि उनकी एक टी शर्ट $100 की है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से $25 रोमन रेंस को मिलेंगे और बाकी के जो है वो WWE के पास जाएंगे। और ऐसे ही बाकी रेसलर्स के साथ भी होती है। और जहां पर एक से ज्यादा रेसलर इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल न्यू डेज है। अब न्यू डेज एक टैग टीम है और 3 बंदे हुआ करते थे पहले जैसे कि, तो इन तीनों को 25% मिलेंगे और उस 25% को ये तीनों डिवाइड करेंगे आपस में। तो 25 में से आधा लेंगे कोफी किंगस्टन, आधा लेंगे जेवियर वुड और आधा लेंगे बिगी। तो जितने ज्यादा बंदे होंगे एक ग्रुप के अंदर उतने ही कम पैसे बनेंगे, और अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपके उतने ही ज्यादा पैसे बनेंगे। अकेले हो तो भाई पूरा 25% आपको मिलेगा, और अगर आपके ग्रुप में ज्यादा लोग हैं तो फिर वो 25% सब में डिवाइड हो जाएगा। अब मर्चेंडाइज से आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके अलावा WWE के रेसलर्स और कहां से अर्न करते हैं। अब इसके अलावा WWE के रेसलर्स अर्न करते हैं WWE की जैसे कि कोई मूवी हो गई या फिर जैसे कि WWE की कोई डॉक्यूमेंट्री हो गई, तो उसके अंदर अगर वो रेसलर फीचर है तो फिर उसको भी उसका पैसा मिलेगा। उसमें जितना भी रिवेन्यू उस मूवी या फिर उस एडवर्टाइजमेंट या फिर कुछ भी है अगर WWE का, तो उसमें से जितना भी रिवेन्यू WWE के पास आएगा उसका WWE उसको कोई हिस्सा देगी। अब वो कितना हिस्सा देती है WWE, वो उस रेसलर की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर वो कोई बहुत ही बड़ा रेसलर है तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, और अगर वो कोई छोटा मोटा रेसलर है तो फिर उसको कम पैसे मिलेंगे। तो सब कुछ जो है ना यहाँ पर WWE के अंदर वो आपकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा आपकी वैल्यू होगी मार्केट में उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा हर एक चीज का। अब इसके अलावा जो WWE के रेसलर्स अर्न करते हैं ना, वो अर्न करते हैं अपने नाम के हिसाब से भी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर WWE आपके नाम को यूज कर रही है, आपकी फोटो को कहीं यूज कर रही है या फिर आपके नाम से पैसा कहीं और से कमा रही है, तो उसका भी WWE आपको देगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने देखे होंगे WWE के जो 2K वाले गेम्स होते हैं, उस गेम में कोई एक रेसलर फीचर होता है। जैसे आपने देखा बेकी लिंच फीचर हुई, जॉन सीना कभी फीचर हुए, कभी CM पंक हुए, कभी रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस। तो उस गेम को WWE जिस भी रेसलर के नाम पे सेल करेगी उस रेसलर को उसका पैसा मिलेगा। और सिर्फ गेम ही नहीं, जैसे कि किसी मैगजीन या फिर WWE ने कोई अपनी बुक निकाली है या कुछ भी निकाला है और उस रेसलर का नाम वहां पर यूज हुआ है, तो WWE उसको उसका पैसा देगी। कितना पैसा देगी वो डिपेंड करेगा उस चीज पर जो WWE सेल कर रही है। जैसे कि अगर कोई वीडियो गेम है तो उस वीडियो गेम की कितनी
सेलिंग हुई है, कितना ज्यादा WWE ने उससे पैसा कमाया है, उसके हिसाब से WWE उस रेसलर को उसका पैसा देगी। अब एक जो बहुत ही ज्यादा नोट करने वाली बात है वो ये है कि हर रेसलर के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा होता है कि अगर आपके नाम को कहीं यूज किया जाएगा, जैसे कि किसी वीडियो गेम में या फिर कहीं भी यूज किया जाएगा, तो आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको उसका पैसा उस कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी मिल चुका होता है। तो ये हर रेसलर के साथ नहीं होता है, ये कुछ ही रेसलर्स के साथ होता है जिनके कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज नहीं है, और अगर आपने उसका नाम यूज किया उसके बाद तो फिर उसको पैसा मिलेगा, और अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखा है कि भाई आपके नाम को यूज कर सकते हैं यहाँ वहां या जहां भी, तो फिर उस रेसलर को उसका कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि WWE उसको कोई भी पैसा नहीं देगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लो किसी के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि भाई आपके नाम को यूज वगैरह कर सकते हैं और आपको उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, और WWE ने उसका नाम यूज किया, पर उसका नाम यूज करके WWE ने कुछ ज्यादा ही बिजनेस कर दिया, लाइक फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस कर दिया, तो फिर WWE उसको एज अ बोनस वो पैसा दे देती है। जैसे कि बेकी लिंच का फॉर एग्जांपल अगर पिछले 2 सालों की मैं बात बताऊं, तो उस बंदी के नाम से WWE ने बहुत ही पैसा कमाया, और अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा होगा कि भाई उसको पैसा नहीं मिलेगा किसी भी बाकी चीजों का रिवेन्यू का, तो भी WWE ने उसको पैसा दिया होगा, क्योंकि WWE ने उसके नाम से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस कर दिया जो कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ऐसा WWE कर देती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि WWE को उसको देना ही पड़ेगा, वो WWE का खुद का मन है कि WWE को देना है या नहीं देना है, पर WWE अपने एम्प्लॉइज को देती है वो पैसा। अब आप किसी भी कंपनी में काम करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सेल्समैन हो और आपको बोला है कि भाई 5 सेलफोन आपको बेचने हैं, और आप 5 की जगह 500 सेलफोन को बेच देते हो, तो ऑब्वियसली आप कंपनी का बहुत ही ज्यादा फायदा कर रहे हो, तो आपको सैलरी तो मिल रही है। अगर आपको वो पैसा ना भी देना चाहे, बोनस ना भी देना चाहे, तब भी आप कुछ नहीं बोल सकते हो, बट स्टिल कंपनी दे देती है कि चलो यार इस बंदे ने इतना फायदा करा तो इसको बोनस दे देते हैं। अब कुछ कंपनीज नहीं देती है, कुछ देती है। WWE अपने एम्प्लॉइज को देती है जब भी उनको किसी रेसलर के नाम पर बहुत ही ज्यादा फायदा या फिर गेन होता है पैसों के मामले में। अब चलते हैं आगे। इसके अलावा WWE के जो रेसलर्स होते हैं वो अर्न करते हैं मेन इवेंट से। अब आप में से शायद काफी लोगों को नहीं पता होगा, बट ऐसा है एक्चुअली में गाइस कि अगर कोई रेसलर किसी मेन इवेंट के अंदर फीचर होता है तो फिर WWE उसको बोनस दे देती है। अब अगेन ये डिपेंड करेगा कि वो कितना बड़ा पेपर व्यू है, उससे WWE का कितना रिवेन्यू हुआ और वो कितना बड़ा रेसलर है। तो इन सब चीजों के हिसाब से जो है वो पैसे मिलते हैं। अलग अलग बोनस देती है WWE, किसी को ज्यादा किसी को कम। वो जैसे कि मैंने कहा इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है किसको कितना बोनस मिलेगा। अब जैसे कि केविन ओवेंस TLC वाले पेपर व्यू के अंदर मेन इवेंट में होपफुली आने वाले हैं, तो मेन इवेंट में रेसल करने के लिए उनको WWE बोनस देगी। अब अगेन ये अगर TLC ना होके ये एक रेसलमेनिया का पेपर व्यू होता तो फिर उनको ज्यादा पैसा मिलता, बिकॉज ऑब्वियसली रेसलमेनिया से WWE ज्यादा पैसा कमाती। अब केविन ओवेंस की जगह अगर यहाँ पर रॉक होते तो उनको केविन ओवेंस से ज्यादा पैसा मिलता, बिकॉज ऑब्वियसली रॉक अगर होते तो फिर वो पेपर व्यू और अपने आप में बड़ा बन जाता। अगर अपने आप में बड़ा बन जाता तो फिर WWE और ज्यादा पैसा कमाती, और WWE अगर ज्यादा पैसा कमाएगी तो फिर ऑब्वियसली रेसलर्स को भी उतना ही ज्यादा पैसा देगी। तो सब कुछ जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है रेसलर की वैल्यू से, कितनी वैल्यू उस रेसलर की है उसी हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है। अब TLC का मैंने आपको एग्जांपल दिया, केविन ओवेंस को उसी मेन इवेंट के लिए कम पैसे मिल रहे होंगे और उसी मेन इवेंट के लिए रोमन रेंज को ज्यादा पैसे मिलेंगे, बिकॉज उस मेन इवेंट मैच को रोमन रेंज ज्यादा बड़ा बना रहे हैं। रोमन रेंज की वैल्यू ज्यादा है, रोमन रेंज की वजह से लोग ज्यादा आएंगे उस पेपर व्यू को देखने के लिए केविन ओवेंस के कंपैरिजन में। तो इसीलिए केविन ओवेंस के कंपैरिजन में रोमन रेंज को उस मेन इवेंट का ज्यादा पैसा मिलेगा। अब क्योंकि ये रेगुलर रेसलर्स है तो इनको इतना भी ज्यादा पैसा नहीं मिलता है मेन इवेंट का, जितना कि ब्रॉक लेसनर जैसे रेसलर्स को मिलता है। अगर ब्रॉक लेसनर किसी मेन इवेंट के अंदर आते हैं और मेन इवेंट के अंदर वो रेसल करते हैं तो उस सिर्फ एक मेन इवेंट के लिए उनको $500,000 मिलेंगे, जो कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखे हैं कि अगर वो कभी भी किसी मेन इवेंट के अंदर फीचर करेंगे तो उनको इतने पैसे मिलेंगे। जिन रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा नहीं होता है उनको ब्रॉक लेसनर के कंपैरिजन में कम पैसे मिलेंगे। जैसे कि गोल्डबर्ग अगर आते हैं और वो किसी मेन इवेंट में रेसल करेंगे तो उनको रोमन रेंज और केविन ओवेंस से तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, पर उनको ब्रॉक लेसनर से कम पैसे मिलेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि जब भी रेसलर्स किसी भी शो की टेपिंग पर जाएंगे, स्मैकडाउन की, रॉ की या फिर किसी पेपर व्यू की, तो उनकी जो फ्लाइट का खर्चा होता है वो WWE उठाती है, पर इसके अलावा जितने भी उनके एक्सपेंस होते हैं वो उनको खुद पे करने होते हैं। जैसे कि अगर वो किसी होटल में रुके हैं या फिर जो भी वो खा पी रहे हैं उनको वो खुद पे करना पड़ेगा। और जब भी वो किसी भी शो की टेपिंग पर आएंगे तो वहां पर, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो के अंदर बताया है काफी पहले, कि वहां पर WWE के खुद के कुक्स वगैरह होते हैं जो कि WWE के सभी एम्प्लॉइज के लिए खाना वगैरह या जो भी चीजें वो बनाते हैं तो वो एम्प्लॉइज खा सकते हैं, उसका उनको कोई पैसा नहीं देना होता है। बट अगेन वो वही बनता है जो कि ऊपर से ऑर्डर्स आते होंगे। आप ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी ऑर्डर वहां पर दे दोगे, वहां पर लिमिटेड चीजें बनती होगी तो वही सबको खानी होती है। और अगर आप बाहर से कुछ खाते हो या फिर उसके अलावा अगर आप कुछ खाते पीते या जो भी करते हो वो आपको खुद पे करना होता है। पर अगेन यहाँ पर भी बड़े रेसलर और छोटे रेसलर का डिफरेंस आ जाता है। अब अगर इनकी जगह कोई बड़ा रेसलर होगा, जैसे कि ब्रॉक लेसनर होगा, जॉन सीना होगा, रॉक होगा, अगर ये सब आते हैं कहीं भी शो की टेपिंग पर तो वहां पर इनका जो भी खर्चा होगा वो WWE
WWE खुद पे करेगी। अगर रॉक आते हैं शो की टेपिंग पर तो WWE ना सिर्फ उनकी फ्लाइट का बल्कि उनके खाने का, उनके होटल का हर एक खर्चा जो है वो WWE उठाएगी। इनफैक्ट रॉक इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि ऐसा नहीं है कि उनको जो खाना WWE देगी उनको वो खाना पड़ेगा, वो खुद ऑर्डर करेंगे। जो उन्हें खाना होगा वो खुद ऑर्डर कर सकते हैं और जो उन्हें पीना होगा भाई वो भी पी सकते हैं। सब एक उनका छोटा मोटा खर्चा जो है वो WWE को पे करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट जैसे कि मैंने आपको इस पूरी वीडियो के थ्रू बताया है कि भाई वैल्यू के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। जितनी ज्यादा आपकी वैल्यू उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। जितना ज्यादा WWE कमाएगी पैसा आपके नाम से उतना ही ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। और आप कितने बड़े सुपरस्टार हो उसके हिसाब से पैसा नहीं मिलता है, आपकी वैल्यू कितनी है करंट टाइम में उसके हिसाब से पैसा मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस में से कौन सा ग्रेटेस्ट सुपरस्टार है, तो ऑब्वियसली यार आप सब लोग बोलोगे कि भाई रैंडी ऑर्टन जो है वो ज्यादा बड़ा सुपरस्टार है, जो कि बिल्कुल सच बात है। पर पैसे ज्यादा किसको मिलते हैं? पैसे ज्यादा मिलते हैं रोमन रेंस को। क्यों? क्योंकि रोमन रेंस की वैल्यू इस वक्त ज्यादा है एज कम्पेयर टू रैंडी ऑर्टन। वैसे ही एग्जांपल एक और दूं तो केविन ओवेंस और जेफ हार्डी के अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो ऑब्वियसली यार जेफ हार्डी बहुत ज्यादा बड़े सुपरस्टार है केविन ओवेंस के कंपैरिजन में। पर ज्यादा पैसे किसको मिलते हैं? ज्यादा पैसे मिलते हैं केविन ओवेंस को। इनफैक्ट इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में डबल फर्क है, यानी कि 1 मिलियन मिलते हैं जेफ हार्डी को, 2 मिलियन मिलते हैं केविन ओवेंस को। वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि केविन ओवेंस की करंट टाइम में ज्यादा वैल्यू है एज कम्पेयर टू जेफ हार्डी। तो बड़े सुपरस्टार आप कितने भी हो, फिलहाल करंट टाइम में आपकी कितनी वैल्यू है उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। और आपको जो पैसे फिलहाल मिल रहे हैं वो आगे चलकर ज्यादा भी हो सकते हैं, आगे चलकर वो कम भी हो सकते हैं। वो अगेन डिपेंड करेगा आपकी वैल्यू पर। कुछ ऐसे सुपरस्टार्स रहे हैं जिनको पहले ज्यादा पैसे मिलते थे, अब उनको कम मिल रहे हैं क्योंकि उनकी वैल्यू कम हो गई है। कुछ रेसलर्स ऐसे हैं जिनको पहले कम मिलते थे, उनको सडनली अब ज्यादा मिलने लगे हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं तो बेकी लिंच को पहले बहुत ज्यादा कम पैसे मिलते थे, अब उनको सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। जब बात आती है फीमेल डिवीजन की, रोंडा रॉसी के बाद उनका नाम आता है सबसे ऊपर जिनको सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। इनफैक्ट वो एक इकलौती वुमेन है जिसको मिलियंस में पैसे मिलते हैं। उनकी पर ईयर की जो सैलरी है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से उनको 1 मिलियन मिलते हैं। और उनके कंपैरिजन में अगर मैं शार्लेट फेयर की बात करूं तो शार्लेट फेयर को $500,000 मिलते हैं, यानी कि बेकी लिंच का बिल्कुल ही हाफ। और पहले ऐसा था कि बेकी लिंच को उनसे काफी ज्यादा कम पैसे मिलते थे और अब चीजें जो है वो आपने देखा किस तरीके से बेकी लिंच ने चेंज करी है पिछले 1-2 सालों में, और अब उनको शार्लेट फेयर से डबल पैसे मिलते हैं। तो वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू अब ज्यादा हो चुकी है प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर और उनके नाम से WWE अब ज्यादा पैसे कमा रही है, तो इसीलिए उनको पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं। बाकी जाते जाते मैं आपको हर रेसलर का एवरेज अर्निंग बता देता हूँ कि टोटल उन्हें हर साल में कितने पैसे उनके बन जाते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट, बोनस वगैरह हर चीज को मिलाकर। तो जो सबसे छोटे कैटेगरी वाले रेसलर्स होते हैं उनको 100K से लेकर 500K तक उनके बन जाते हैं पूरे एक साल के अंदर, और जो मिड कार्ड वाले रेसलर्स होते हैं उनके 500K से लेकर 2 मिलियन तक उनके पूरे साल के बन जाते हैं, और जो मेन इवेंटर्स होते हैं उनके 3 मिलियन से लेकर 12 मिलियन, 13 मिलियन, 14 मिलियन यहाँ तक उनके जो है पूरे साल के पैसे बन जाते हैं। तो ये थी गाइज इनकी एवरेज अर्निंग। किसी को जैसे कि मैंने कहा ज्यादा बन जाते हैं, किसी के कम बन जाते हैं, सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी वैल्यू पे, आपकी करंट वैल्यू क्या है WWE के अंदर और प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आपको मैंने हर चीज जो है वो एक्सप्लेन कर दी होगी अच्छे से। फिर भी अगर किसी चीज में डाउट है तो यार नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में, वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी बिंदास। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना WWE के हर एक न्यूज अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पर END और मिलेंगे बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन गाइस अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, कीप फाइटिंग फॉर योर ड्रीम्स एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन।